एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप यानी मेमोराइज करने होंगे, ठीक है। तो मैं इसको इसी तरह एक्सप्लेन करूँगा ताकि इसको पार्ट्स की शक्ल में आप जहन में बिठा सकें, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सपोज आ स्टूडेंट कैरिंग कोरोना वायरस, ठीक है। यानी यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए कि कोरोना वायरस रिटर्न टू एन आइसोलेटेड कॉलेज कैंपस ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, यानी जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 1000 हैं। इफ़ इट इज़ कंसीडर्ड दैट रेट एट विच द वायरस स्प्रेड, यानी यहाँ रेट का मतलब है रेट ऑफ चेंज, वायरस जो स्प्रेड करता है इज़ प्रोपोर्शनल नॉट ओनली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं, वो जो रेट ऑफ चेंज है वो सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड पे ही काम नहीं कर रहा है, यानी जस्ट इन्फेक्टेड स्टूडेंट हैं तो रेट ऑफ चेंज इक्वल टू इन्फेक्टेड स्टूडेंट, बट ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इन्फेक्टेड, ठीक है। यानी जो रेट ऑफ चेंज है वो इन्फेक्टेड स्टूडेंट और नॉट इन्फेक्टेड स्टूडेंट दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फाइंड द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट आफ्टर 6 डेज। मुझे ये बताना है कि 6 दिन बाद अगर एक स्टूडेंट उसमें इंटर हुआ है जिसको कोविड था, ठीक है, तो 6 दिन के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इन्फेक्टेड होंगे वो क्या होंगे। इफ़ इट इज़ फर्दर ऑब्जर्व आफ्टर 4 डेज, कि अगर 4 दिन बाद वो स्टूडेंट्स 50 होते हैं, यानी अगर एक स्टूडेंट इन्फेक्टेड स्टूडेंट कैंपस में इंटर होता है, ठीक है, तो 4 दिन बाद अगर 50 स्टूडेंट इन्फेक्टेड होते हैं तो 6 डेज़ के बाद कितने स्टूडेंट इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है। ये इसका जो है वो समरी है क्वेश्चन की। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें सबसे पहले तो यहाँ इसका जो है वो फंक्शन हमें बनाना है, लेकिन फंक्शन बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें इसकी और ज़्यादा जो है, मतलब अगर हम इसको डाटा को एक्सप्लेन करें तो डाटा के अकॉर्डिंगली सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स को हम देख लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 1000, ठीक है। ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका हमें नहीं पता, ठीक है। यानी अगर हम ये लिख लेते हैं कि इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो x हो गए, ठीक है। तो नॉट इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, अब हम उसको भी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दोनों को मेंशन किया है, इन्फेक्टेड और नॉट इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नॉट इन्फेक्टेड के अंदर आ जाएगा 1000 माइनस x, ठीक है। यानी टोटल 1000 हो गए। अगर उसमें एक जो है वो इन्फेक्टेड है तो ज़ाहिर है फिर 999 जो है वो नॉट इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वो दोनों स्टूडेंट्स का है, इन्फेक्टेड एंड नॉट इन्फेक्टेड, ठीक हो गई बात। अगर अब हम इसमें एज्यूम ये कर लेते हैं कि हमारी जो इनिशियल कंडीशन है, अगर हम उसको कंसीडर कर लें कि जो इनिशियल कंडीशन है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास, इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है कि जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन बन रही है, अगर उसमें हम टाइम फ्रेम अभी 0 है और एक स्टूडेंट जो है वो इन्फेक्टेड है, यानी x = 1 अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो इन्फेक्टेड स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज बन जाएगा, यानी दूसरा स्टेप आपको ये याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज जो है वो क्या बन जाता है, ठीक है। dx/dt इक्वल टू, देखें k जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है और x इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स आ गए और 1000 माइनस x जो है वो नॉट इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स आ गए, जहाँ पर हमने बता दिया कि जो k है वो आपके पास कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चंस करते हैं तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं, यानी आप इसको इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से, अगर हम यहाँ पहले प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा लें, ठीक है, और k को अगर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं
तो ये इस तरह क्वेश्चन हम लिखेंगे कि जी रेट ऑफ चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स एंड नॉट इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम इसको dx ओवर dt प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे, तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा k x और 1000 माइनस x। ठीक है, ये बन गई आपके पास। अब इसमें सेपरेट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि इससे पहले आप ये पढ़ चुके हैं कि हम इसमें सेपरेट वेरिएबल्स कर लेते हैं। तो वेरिएबल जब सेपरेट करेंगे तो इस स्टेप में आपके पास क्या होगा, dx के नीचे डिवाइड में x की टर्म्स आ जाएंगी, x इंटू 1000 माइनस x और k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा dt। ये आपके वेरिएबल सेपरेट हो गए, यानी टाइम एक तरफ हो गया और इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स एक तरफ हो गए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, यानी ये हमारे पास यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट बोथ साइड। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो dx डिवाइडेड बाय x इंटू 1000 माइनस x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब देखें, आपने ये सोचना है कि लेफ़्ट साइड की इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये आपका टास्क है। अभी मैं आपको राइट साइड की पहले इंटीग्रेशन बताता हूँ। ठीक है, कि राइट साइड में हमारे पास जो है, आप लेफ़्ट साइड का सोचिए और k कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन होता है t। आफ्टर टेकिंग इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट ऐड हो जाता है, तो उसको हम c कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इस वक्त मैंने लेफ़्ट साइड का इंटीग्रेट नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा सोचें। अब हम जब लेफ़्ट साइड का इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब आपको शायद जहन में याद आ गया होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या वर्किंग करते थे, यानी ये इंटीग्रेशन dx ओवर x डिवाइडेड बाय 1000 माइनस x। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन x क्योंकि लीनियर फैक्टर है, प्लस b अपॉन 1000 माइनस x। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर इसकी 3 कंसीडर हो जाएगी। अब आपको पता है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह वर्किंग करते हैं। ठीक है, अब आपके पास जब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होगी तो हम इंटीग्रेशन का साइन जो है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे। पहले हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको अगर इस स्टेप को थोड़ा सा आसान वे में कर लें तो हमने फ्रैक्शन को कंसीडर कर लिया। ठीक है, और यहाँ हम अपनी हेडिंग बना लेते हैं कि इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ताकि आपको ये याद भी रहे कि आपने इस पर क्या वर्किंग स्टार्ट की है। और अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ हमें इसका एलसीएम कंसीडर करना है, x इंटू 1000 माइनस एक्स, तो a मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे dx एज इट इज़ है और x इंटू 1000 माइनस एक्स, तो ये डिनोमिनेटर हमारे पास कैंसिल हो जाते थे। और यहाँ अब आपके पास ज़ीरो मेथड आपको याद आएगा कि ज़ीरो मेथड अप्लाई किया जाता है 1000 माइनस एक्स प्लस बी एक्स। तो यहाँ अब हम ज़ीरो मेथड को यूज़ करेंगे। हमारे पास पहले x की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी आप कोई इक्वेशन का नाम देना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर 4 कर लें, पुट इन 4। अब हम 4 में x इक्वल टू 0 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपनी प्रेजेंटेशन को जितना अच्छा आप कर सकते हैं वो आप करते जाइए। ठीक है, और यहाँ पर अब आपके पास जो है बेसिकली ये स्टेप dx को भी अगर हमने इंटीग्रेशन के साइन को हटाया है तो हम ये dx का साइन भी हटा देंगे और यहाँ 1 कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ चेंज कर लें ताकि और ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन आपको समझ आता जाए। यहाँ इसको 1 कर लीजिए। ठीक है, और ये स्टेप भी हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इजीली इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे।
तो यहाँ a एज इट इज़ है 1000 और x की जगह पर 0 प्लस b इंटू 0। देखें b की टर्म आपके पास कंप्लीट 0 हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास 1000a, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/1000। ठीक है, ये इसी तरह हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी जब हम दूसरे फैक्टर से यानी 1000 माइनस x इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है वो है 1000 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इससे वैल्यू कंसीडर करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000। ठीक है, इससे हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 4 में हम इसको पुट कर लेते हैं। 1 एज इट इज़ है, a एज इट इज़ है 1000 और x की जगह पर भी 1000 पुट कर दिया हमने, प्लस b और अगेन x की जगह पर 1000 पुट कर दिया। ठीक है, ये आपके पास 1000 और माइनस 1000 कैंसिल, तो a की टर्म 0 हो गई। तो सेम आपके पास b का आंसर भी a जैसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी b इक्वल टू 1/1000। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन को अब सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 बन रही है, ठीक है, उसमें हम a और b की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, यानी जो हमारे पास यूज़ करते हैं, यूज़ इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारे पास, वो हमारे पास क्या बन रही है, 1/x इंटू 1000 माइनस एक्स इक्वल टू a की वैल्यू है 1/1000 डिवाइडेड बाय x प्लस b की वैल्यू भी 1/1000 और 1000 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ कर लिया। अब इसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके कि डिनोमिनेटर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी आपके पास 1000 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा और ये 1000 और ये डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यानी ये आपके पास बन जाएगा 1000x प्लस, और इसी तरह ये आपके पास बन जाएगा 1000 और इंटू 1000 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। अब आप इसमें से देखिए कि अगर हमने इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई, क्योंकि हमें तो इंटीग्रेट करना था, तो इंटीग्रेट अप्लाई करते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो अब आपको आसानी के लिए देखें वो dx का साइन जो वहाँ मैंने रिमूव कर दिया था, यहाँ मैं उसको यूज़ करूँगा। ठीक है, वो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू को शो करता है। ठीक है, अब इसी तरह आप हर टर्म के साथ इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दीजिए और ये भी dx लग जाएगा यहाँ पर। अगेन इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 1000 और फिर 1000 माइनस एक्स और ये dx का साइन आ गया। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई। अब हमें इसी फैक्टर की जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसी की इंटीग्रेशन का मैंने आपसे पूछा था कि कैसे होगी, तो ये उसका आंसर था कि पार्शियल फ्रैक्शन से होगी। अब हम उसका आंसर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1/1000 तो देखिए एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये कोफिशिएंट है, और ये बन जाएगा 1/x dx। सिमिलरली 1/1000 इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन आपको करनी है 1000 माइनस एक्स dx के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक जो केस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद रहेगा कि 1/x यानी जो इंटीग्रेशन होती है 1/x की dx वो होती है ln x। लेकिन यहाँ एक रूल, मैंने एक टेक्निक आपको बताई थी कि ये केस सिर्फ तब अप्लाई होता है जब आप डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो क्या आता है 1, और वो न्यूमिनेटर में मौजूद हो। अब यहाँ देखें पहले वाले केस में तो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ है, लेकिन जो सेकंड इंटीग्रेशन का डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएट आएगा -1, तो इसका मतलब है कि इसके न्यूमिनेटर में क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो पहले आप -1 को एडजस्ट करें, उसके बाद आप इसका इंटीग्रेट करें, वरना ये गलती कंसीडर होगी तो और सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपका ख़राब हो जाएगा। यानी 1/1000 एज इट इज़ रख लें। अभी ये इंटीग्रेशन भी एज इट इज़ रखिए dx, यहाँ एक माइनस साइन लगाइए। ठीक है, 1/1000 एज इट इज़ इंटीग्रेशन, और इसको -1 कर दीजिए। ठीक है, अब ये परफेक्ट कंडीशन बन गई है आपके पास।
कि अब आप इस पे ln की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब उसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएट ऊपर मौजूद है। तो अब आप इसके पास इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 1/1000 और ln x माइनस 1/1000 और ln 1000 माइनस x, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब जब ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो इसमें से देखें थोड़ा सा इसकी सिंप्लीफिकेशन बनाते हैं कि 1/1000 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आपके पास आ जाता है ln x और माइनस ln 1000 माइनस x। और अब आप ये जानते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ln की कि जब वो माइनस साइन को कैरी करे, ठीक है, तो वो डिनोमिनेटर यानी डिवाइड में लिखा जाता है, एज फ्रैक्शन लिख लिया जाता है, ठीक है। तो ये 1/1000 एज इट इज़ और ln लिखकर ब्रैकेट लगाइए x/1000 माइनस x, ठीक है। ये अब आपने उसका कंप्लीट आंसर निकाल लिया, यानी जो इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड की थी। तो अब हमें उसको जो है वो इक्वेट कराना है, जो हमने इक्वेशन दी है मैं आपको वहाँ दोबारा ले चलता हूँ एक दफ़ा, ताकि ज़रा कॉन्सेप्ट आपका बेहतर हो जाए। देखें इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप देखें तो अब हमने इस लेफ़्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है। राइट हैंड साइड को हम पहले ही इंटीग्रेट कर चुके थे। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने लेफ़्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन का आंसर सब्सिट्यूट करना है, और मैंने वहाँ कांस्टेंट c इसीलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि वो लेफ़्ट हम उसको जो राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन है वहाँ मैं कांस्टेंट ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए एक साइड पर हमने यूज़ करना होता है, तो हमने वहाँ कांस्टेंट यूज़ कर लिया था। अब इक्वेशन नंबर 2 को हमने यूज़ करना है और ये जो आंसर है वो वहाँ सब्सिट्यूट करना है, ठीक है। तो अब हम दोबारा अपनी इक्वेशन पे जाते हैं। हम बताएंगे कि हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यानी जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी उसकी लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो हमने उसका इंटीग्रेट किया है x/1000 माइनस x, ठीक है, और इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास kt और प्लस c था। अब जाकर हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो कंप्लीटली जो है वो इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि हम अपनी कंडीशंस को जो फाइंड करने वाली हैं उनको फाइंड करें। तो सबसे पहले तो देखिए ये 1000 है, यहाँ डिवाइड में है, और राइट वर्ड इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस तरह x 1000 माइनस x और ये 1000 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ हमारे पास ब्रैकेट है kt प्लस c, और अब हम उसको ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं राइट साइड वाली। तो ये 1000 माइनस x अभी एज इट इज़ है, और ये 1000 kt प्लस 1000 c, ठीक है। अब ये देखें ये अगेन कांस्टेंट है, नंबर भी कांस्टेंट और c भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की कांस्टेंट से जो मल्टीप्लिकेशन है वो अगेन एक कांस्टेंट रहता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो उसको हम हमेशा c ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसलिए आप इस चीज़ को भी जहन में रखें कि जब आपके पास कांस्टेंट में यानी c के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो जस्ट एक कांस्टेंट ही कंसीडर होगा, अगेन उसको हम c ही कंसीडर करेंगे, यानी 1000 c भी कांस्टेंट है। इसलिए कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि वो पहले c1 या c प्राइम यूज़ करते हैं, जब 1000 मल्टीप्लाई होगा तो उसको वो c कंसीडर कर लेंगे या c2 कंसीडर कर लेंगे। तो मैंने आपकी आसानी के लिए उसको c ही रहने दिया है ताकि हर बार वो c ही में चेंज होता रहेगा। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसका बन जाएगा ln x 1000 माइनस x इक्वल टू 1000 kt, और ये अगेन कांस्टेंट में चेंज होके प्लस c ही रहेगा, ठीक है। अब अगर हमने ln को ख़त्म करना है, ठीक है, तो ln को ख़त्म करने के लिए आपको याद होगा कि हम टेकिंग एक्सपोनेंशियल e ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पर एक्सपोनेंशियल को अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो इससे हमारे पास ln को ख़त्म, क्योंकि जो आपके पास ये कंडीशन है e ln x, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाता है x के, क्योंकि e और ln एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं।
तो अब हमारे पास जो कंडीशन हम अप्लाई करने लगे हैं वो है एक्सपोनेंशियल हम अप्लाई करेंगे, तो ln x 1000 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू ई और यहाँ पर 1000 kt प्लस सी, ये हमने एक्सपोनेंशियल को अप्लाई कर दिया। ई और ln एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कंडीशन आ जाएगी x डिवाइडेड बाय 1000 माइनस एक्स। अब देखें यहाँ एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, वो प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, हम दोनों साइड पर एक्सपोनेंशियल को अप्लाई करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल क्योंकि ln को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 1000 माइनस एक्स इक्वल टू। अब राइट साइड पे देखें एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास e की जो एक्सपोनेंशियल है उसकी पावर है a प्लस बी, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं e ऑफ a डॉट यानी मल्टीप्लाई e ऑफ b। ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी यूज़ की है ड्यूरिंग लेक्चर्स। अब इसको हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज़ करते हैं e 1000 kt और डॉट e रेज टू पावर c। अब देखें एक्सपोनेंशियल क्योंकि खुद एक कांस्टेंट है और उसकी पावर भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये अगेन एक कांस्टेंट कंसीडर होगा, यानी आप इसको अगेन एक कांस्टेंट कंसीडर करते हुए e रेज टू पावर c इक्वल टू अगेन कांस्टेंट c कर देंगे, ठीक है। तो इस स्टेप को आपने यहाँ पे इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि 1000 माइनस एक्स इक्वल टू, अब ये c है तो c यहाँ पहले आ गया और e रेज टू पावर 1000 kt, ठीक है, ये यहाँ तक आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आप अपने डिनोमिनेटर को जो लेफ्ट साइड पर है उसे मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड पर, तो x इक्वल टू c e रेज टू पावर 1000 kt और मल्टीप्लाई विद 1000 माइनस एक्स। अब यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ ये आ जाएगा x इक्वल टू 1000 c e रेज टू पावर 1000 kt एंड x के साथ मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास आ जाएगा c x और e रेज टू पावर 1000 kt। अब ये जो x की टर्म्स हैं इनको हम शिफ्ट करेंगे, यानी ये जो x की टर्म है इस पूरी टर्म को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर। तो यहाँ आपके पास x प्लस c x e रेज टू पावर 1000 kt, ठीक है, और इक्वल टू 1000 c e रेज टू पावर 1000 kt, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखें x कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, ठीक है, तो x को हम कॉमन कंसीडर करेंगे ताकि हमारे पास x का एक्सप्रेशन या इक्वेशन बन जाएगी c e रेज टू पावर 1000 kt इक्वल टू 1000 c e रेज टू पावर 1000 kt। अब हमारे पास x को हमने आइसोलेट करना है, यानी इन टर्म ऑफ x इक्वेशन बनानी है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1000 c e रेज टू पावर 1000 kt और डिवाइडेड बाय 1 प्लस c e रेज टू पावर 1000 kt, ठीक है। अब इसमें एक सिंप्लीफिकेशन का स्टेप हम और ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि अगर हम डिनोमिनेटर में ये हमारे पास जो है e रेज टू पावर जो 1000 kt है, इस टर्म को मैं कांस्टेंट कंसीडर कर वो कॉमन कंसीडर कर लूँ, यानी कॉमन लूँ इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारी जो इक्वेशन है जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है ये कुछ हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब वो कैसे होगी आप देखिए, अगर मैं e रेज टू पावर 1000 kt को कॉमन ले लेता हूँ, तो देखें 1 के पास तो कॉमन देने के लिए नहीं है, ठीक है, यानी ये जो 1 है इसके पास यहाँ तो कॉमन देने के लिए नहीं है, तो जब कॉमन ले रहे हैं तो वो डिवाइड कर जाएगी टर्म इसके साथ, यानी e रेज टू पावर 1000 kt, ठीक है, प्लस और यहाँ रह जाएगा जस्ट c। ये कॉमन लेने का रीज़न ये है कि अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है।
तो अब हम x की टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1000c डिवाइडेड बाय, अब ये जो एक्सपोनेंशियल है डिनोमिनेटर में लिखा है इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, यानी e रेज टू पावर माइनस 1000 kt और प्लस c। ये अब हमारे पास इक्वेशन तो याद नहीं रही कि हम कौन से नंबर की इक्वेशन तक पहुंच चुके थे, तो अगर इक्वेशन को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास लास्ट इक्वेशन नंबर हमने क्या यूज़ किया था, वो इक्वेशन नंबर 4 यूज़ कर रहे थे हम, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अब हम 5 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। वो तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ अब हम देखें जो इनिशियल कंडीशन आपने यूज़ की थी, इनिशियल कंडीशन में हमने लेट किया था कि अगर एक स्टूडेंट इन्फेक्टेड है यानी x इक्वल टू 1 एंड जो टाइम फैक्टर था वो उस वक्त 0 है, तो ये वैल्यूज़ जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट c, हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम अपनी इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करेंगे c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ x की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 1000 और c एज इट इज़ डिवाइडेड बाय e माइनस 1000 एज इट इज़ है, और ये k भी एज इट इज़ है लेकिन t 0 है, और प्लस c। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि e की पावर अगर 0 हो जाए तो ये 1 कंसीडर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये e की पावर आपके पास 0 हो रही है, तो ये फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 इक्वल टू 1000c डिवाइडेड बाय 1 प्लस c। तो 1 प्लस c जो है वो लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म 1 से, तो यहाँ ये बन जाएगी 1 प्लस c इक्वल टू 1000c। तो c को लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 1000c माइनस c, तो ये आपके पास बन जाएगा 999c, और यहाँ से c की वैल्यू को हमने अप्रोच कर लिया है, वो बनती है 1/999, ठीक है। ये हमारे पास c की वैल्यू है जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होगी। जब हमारे पास c की वैल्यू आ गई तो अब हम दोबारा इक्वेशन नंबर 5 ही को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अब हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है k, यानी अब हम k के लिए वर्किंग करेंगे। यहाँ जब हम इसको दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो अब हमारा पर्पज़ है कि हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करें, और k की वैल्यू कब फाइंड आउट होगी, जब आप अपने क्वेश्चन की कंडीशन को यूज़ करेंगे कि जो लास्ट में लाइन लिखी थी कि जब लास्ट ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो t यानी 4 डेज़ में 4 डेज़ में इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स हो जाते हैं 50। तो अब हमारे पास देखें अकॉर्डिंग टू अगर इक्वेशन देखें तो x भी मौजूद है, c भी मौजूद है और t भी मौजूद है, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करके। तो x हमारे पास है 50 इक्वल टू यहाँ हमारे पास 1000 और c की वैल्यू है 1/9 9 और 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय e माइनस 1000, और k हमारे पास एज इट इज़ है और t की वैल्यू है 4 प्लस, और c की वैल्यू है 1/999, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं कि पहले सबसे पहले हम इसका जो न्यूमिनेटर है उसको डेसिमल में ही चेंज करना पड़ेगा अब हमें। तो 1000 डिवाइडेड बाय 999, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट बन जाएगा 1.001, और इसी तरह डिवाइड करेंगे अगर हम तो यहाँ एक्सपोनेंशियल यानी ये हो जाएगा 4 इंटू -1000, तो माइनस का 4000 और k, और प्लस 1 डिवाइड बाय 999 को भी हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसका फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 इंटू 10⁻⁻3, इट मीन्स कि ये बन रहा है 0.001, ठीक है। तो हमने ये वाला पार्ट भी इसका फ्रैक्शन में चेंज कर लिया।
अब हम इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी 50 इंटू, यहाँ हम इस पूरी टर्म को पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं 4000 और k प्लस 0.001 और इक्वल टू 1.001। ठीक है, अब हम 50 को राइट साइड पे डिवाइड में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल को जो है वो पहले आइसोलेट करना है, ताकि वहाँ से, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर में k मौजूद है, तो ये जब आइसोलेट होगा तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी। तो अभी प्लस 0.001 भी एज इट इज़ है। ठीक है, और ये 1.001 को डिवाइड कर देते हैं 50 से, और इस टर्म को हम शिफ्ट कर देते हैं माइनस साइन के साथ राइट साइड पर। तो ये दोनों काम हम एक साथ कर सकते हैं। तो 1.001 को हम डिवाइड कर देते हैं 50 से। ठीक है, और 50 से डिवाइड करके उसमें माइनस कर लेते हैं 0.001। तो ये हमारे पास जो आंसर है ये बन जाएगा E-4000K इक्वल टू 0.01902। मैंने सारे डिजिट्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, तो फिर हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की तरफ जाना होगा। तो हम जितने डेसिमल्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना हमारा आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्योंकि ई को ख़त्म करना है तो सेम कंडीशन आ जाएगी कि टेकिंग नेचुरल लॉग, ठीक है, ln ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये अब हमने ये कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी बोथ साइड। तो यहाँ पर अब हमारे पास नेचुरल लॉग अप्लाई हो जाएगा -4000K और इक्वल टू ln 0.01902। तो देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो -4000K एज इट इज़, और यहाँ हम नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग हमारे पास आ जाएगा 0 यानी 0.01902। ठीक है, तो यहाँ नेचुरल लॉग में हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका -3.96226। ठीक है, एक तो -4000 का अगर आप डिवाइड में भेज दें तो -3.96226 को डिवाइड कर देते हैं -4000 से। ठीक है, तो वो डिवाइडेड बाय -4000। तो यहाँ से हमारे पास जो k का आंसर है वो आपके पास आ रहा है 9.9 एक्सपोनेंशियल -4। ठीक है, ये हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई। जब आपके पास k की वैल्यू आ जाए तो अगेन अब हम इक्वेशन नंबर 5 ही को यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास देखिए एक तो c की वैल्यू अब आपके पास आ चुकी है, k की वैल्यू आ चुकी है, मैंने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी लिख लिया है। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो लास्ट पॉइंट है कि t इक्वल टू 6, यानी जो 6 डेज के बाद कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड होंगे, तो हमें x का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इसी इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये अब आपको देखें x ऑफ t, यानी ये फंक्शन x का फंक्शन है इन टर्म ऑफ t। x इन्फेक्टेड स्टूडेंट हैं और t जो है वो टाइम है डेज में। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं, पहले 1000 और c की वैल्यू है 1/999 डिवाइडेड बाय e एज इट इज़ है -1000 भी एज इट इज़ है, k की वैल्यू आपके पास 0.00099 और अभी t एज इट इज़ है प्लस 1/999c पुट हो गया। अब t 6 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं x ऑफ 6, यानी x स्टूडेंट आफ्टर 6 डेज कितने होंगे, ये रिजल्ट हमें मिलना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो 1000 को जब हम डिवाइड करते हैं 999 से तो हमारे पास आंसर आता है 1.001 और डिवाइडेड बाय, यहाँ हम पहले t की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं -1000 एज इट इज़ 0.00099 और t की वैल्यू हमारे पास है 6 और प्लस 1/999 एज इट इज़ है। ठीक है,
अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। हम फ्यू स्टेप्स जो हैं वो हमारे रह गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट अब सॉल्व होने वाला है, हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ हम एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल है हमारे पास, उसमें हमारे पास माइनस साइन है, 1000 है, देन मल्टीप्लाई विद 0.00099 है, और देन मल्टीप्लाई विद 6 है, ठीक है। तो ये एक साथ एक्सपोनेंशियल आप निकाल सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2.63 इंटू एक्सपोनेंशियल है -3 और प्लस है 199। तो 199 को भी हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जब सारा ही क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में है तो 1 डिवाइडेड बाय 999 हमारे पास एक्सपोनेंशियल में चेंज होके आ जाएगा 1.001 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चेंज होके आ गया। अब हम इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 1.001 एज इट इज़ है, ठीक है, न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये ऐड हो जाएगा 2.63 एक्सपोनेंशियल -3। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास बन जाता है 3.63 इंटू एक्सपोनेंशियल है -3। तो फाइनली हम इन दोनों को डिवाइड करा देते हैं। तो 1.001 डिवाइडेड बाय 3.63 एक्सपोनेंशियल -3, तो ये हमारे पास आंसर आता है 275.75। अब ज़ाहिर स्टूडेंट्स तो पूरे हो सकते हैं, यानी 275 स्टूडेंट और एक स्टूडेंट आधा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको आपको अप्रॉक्सीमेट लिखना पड़ेगा 276, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 6 डेज़ जो है, यानी जो टाइम फ्रेम दिया था उसमें 276 स्टूडेंट्स आर इन्फेक्टेड, ठीक है। ये आपने इस लंबे प्रोसीजर के बाद अपने आंसर को अप्रोच कर लिया है। तो होपफुली आपको स्टेप टू स्टेप जो गाइडलाइन मैंने दी है वो समझ आई होगी, क्योंकि देखिए इस प्रोसीजर से तो आप फेमिलियर हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे हैंडल करना है और एक्सपोनेंशियल या लॉग के फंक्शन को कैसे हैंडल करना है, ये आपके चैप्टर नंबर 3 के मसले थे। तो अब तो उन मसलों की एक्सट्रीम फॉर्म यूज़ होनी है। तो साथ साथ प्रीवियस प्रैक्टिस करें और इसकी भी प्रैक्टिस करके मुझे भी अपडेट करें कि आपको किस हद तक बातें समझ आ रही हैं। थैंक यू।